हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित अग्रवाल फिर से आप लोगों के सामने। हम लोग अपने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की सीरीज़ में आज हम पहला लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। आज हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सबसे पहले टीपी के उनको कवर करेंगे। इसमें आज हम ऑस्टेंसिबल ओनर का जो कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे। उसके बाद फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपल उसको देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र का, उसको देखेंगे। डिस्पेंडेंस को देखेंगे और डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस को देखेंगे। तो ये 5 टॉपिक्स हैं हमारे जिनको हम आज शॉर्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको कॉम्प्रिहेंसिवली देखेंगे ताकि एक बार में सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाए और हमें बार बार इधर उधर नहीं देखना पड़े। तो जो सबसे पहले टॉपिक आता है हमारा वो है हमारा ऑस्टेंसिबल ओनर के द्वारा जो ट्रांसफर है वो किया गया है उसकी क्या वैधता होगी, यानी कि ट्रांसफर बाय द ऑस्टेंसिबल ओनर। ये सेक्शन 41 के अंदर दे रखा है। इसको डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल बाय द होल्डिंग आउट भी कह सकते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल बाय द होल्डिंग आउट भी कह सकते हैं। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हमें समझ लेना चाहिए कि बेनामी क्या होता है, बेनामीदार क्या होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और कब एक प्रॉपर्टी बेनामी नहीं कही जाएगी और कब एक पर्सन बेनामीदार नहीं कहा जाएगा। 1988 में एक बेनाम प्रोविजन ऑफ द बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट इनेक्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और उसके बाद 2016 में इसको लेकर के अमेंडमेंट्स आई। लेकिन हमें इसके प्रोविजंस में नहीं आना है, मेनली हम इसके क्रक्स को समझ लेते हैं सबसे पहले। तो जब एक ट्रू ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी who pays the consideration for the transfer of the property but does not buys the property or does not get it registered in his own name, rather he gets it registered into the name of the some other person, then that some other person whose name the property is getting registered is the ostensible owner or the बेनामीदार। मतलब जो ओनर है प्रॉपर्टी का, जो कंसिडरेशन दे रहा है प्रॉपर्टी के लिए, वो अपने नाम पर रजिस्टर नहीं करा रहा है प्रॉपर्टी का, डॉक्यूमेंट्स में उसका नाम नहीं है बल्कि किसी और का नाम है। तो जिस पर्सन का नाम है वो ऑस्टेंसिबल ओनर हो गया और जो कंसिडरेशन पे कर रहा है वो रियल ओनर हो गया। और जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड द बेनामी प्रॉपर्टी और ऑस्टेंसिबल ओनर हो गया बेनामीदार। तो ये दो हमारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गए। अगर हम ध्यान से देखें और सोचने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि एक आदमी ऐसा क्यों कर रहा है। वो स्टैम्प ड्यूटी की चोरी करना चाहता है, वो इनकम टैक्स की चोरी करना चाहता है, उसके जो फंड्स हैं वो टेंटेड हैं, वो अपने नाम को छिपाना चाहता है। तो देयर इज अ लिटिल शैमनेस इन द ट्रांजैक्शन व्हिच कैन बी सीन और गवर्नमेंट इसको रोकना चाहती है। तो इसी चीज को रोकने के लिए द प्रोविजन ऑफ द बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट आया था। तो अगर कोई भी पर्सन बेनामी ट्रांजैक्शंस करता है तो इसके इट्स अ पनिशेबल ऑफेंस। ये पनिशेबल ऑफेंस जो प्रॉपर्टी वो कॉन्फिस्केट भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्फिस्केट कर लेगी प्रॉपर्टी, लेकिन हमें उस एक्ट के अंदर नहीं आता है। तो हर ट्रांजैक्शन जो है वो बेनामी है ऐसी। सेक्शन 41 का क्या रूल आ गया इस एक्ट के आने के बाद, अगर सारी ट्रांजैक्शंस बेनामी हो गई और सेंट्रल गवर्नमेंट उनको कॉन्फिस्केट कर लेगी तो सेक्शन 41 का क्या रूल है। तो कुछ ट्रांजैक्शन है दे आर नॉट बेनामी, दे आर नॉट बेनामी। जैसे 4 टाइप के ट्रांजैक्शन हैं जिनको एग्जम्प्ट किया गया प्रोविजन ऑफ बेनामी एक्ट में। When the Karta of the Hindu undivided family buys the property in the name of any co-partner and for their benefit, and the sources of the consideration is well known. 3 चीजें इंपॉर्टेंट हो गई यहाँ पर। एक तो HUF का कर्ता ने प्रॉपर्टी खरीदी है HUF के किसी मेंबर के नाम पर या HUF के बेनिफिट के लिए, उस मेंबर के बेनिफिट के लिए। जो सोर्सेज ऑफ फंड है, जो सोर्सेज ऑफ कंसिडरेशन है, दैट इज अ वेल नोन, टेंटेड फंड नहीं है। दूसरा, इफ देयर इज अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन, जैसे कोई डायरेक्टर है वो कंपनी के नाम पर प्रॉपर्टी खरीद रहा है, पार्टनरशिप फर्म के नाम पर प्रॉपर्टी खरीद रहा है, ट्रस्टी प्रॉपर्टी खरीद रहा है फॉर हिज बेनिफिशियरी, तो इफ देयर इज अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप तो फिर ये बेनामी ट्रांजैक्शन नहीं है। अगर कोई पर्सन अपने स्पाउस के नाम पर प्रॉपर्टी खरीद रहा है या अपने बच्चे के नाम पर प्रॉपर्टी खरीद रहा है, ये 2 कंडीशन सभी में कॉमन रहेंगी चारों टाइप के ट्रांजैक्शंस में। द सोर्स ऑफ द कंसिडरेशन मस्ट बी नोन एंड दिस फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट अदर पर्सन।
और उसके बाद फोर्थ है, अगर कोई पर्सन अपने लीनियर असेंडेंट और लीनियर डिसेंडेंट या अपने भाई या बहन के नाम पर प्रॉपर्टी कर रहा है, बीइंग ही शुड बी द ओनर इन द प्रॉपर्टी। और जो सोर्सेज ऑफ कंसिडरेशन है दैट इज वेल नोन, दे आर नॉट टेंटेड। ये जो चार केसेस हैं, इन केसेस के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो बेनामी नहीं कही जाएगी। और एक और इम्पोर्टेंट प्रोविजन है, प्रोविजन ऑफ द बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट के अंदर, जो कि कह रहा है कि जो रियल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी है, ही कैन नॉट ब्रिंग एनी सूट एक्शन टू क्लेम एनी राइट ऑन द प्रॉपर्टी, he cannot bring any action against whom, against the ostensible owner। अब जो रियल ओनर है जिसने कंसिडरेशन पे किया है और कोई बेनामी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर अपना राइट असर्ट करना चाहता है, तो उसको लेकर के कोई सूट नहीं ला सकता। तो हुआ क्या, तो जो ऑस्टेंसिबल ओनर है वो रियल ओनर बन गया। तो अगर ऑस्टेंसिबल ओनर रियल ओनर बन गया, वो था इक्वल बिकॉज ऑफ द रियल ओनर कैन नॉट ब्रिंग एनी सूट अगेंस्ट हिम। तो फिर सेक्शन 41 की रेलिवेंस ही क्या रह गई, तो सेक्शन 41 की रेलिवेंस उन चार लोगों के केस में रह गई जो कि प्रोविजन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट से एग्जम्प्ट है। तो नाउ जो एरिया ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 41 है वो रिड्यूस हो गया ओनली टू दोस 4 ट्रांजैक्शंस, क्योंकि बाकी की ट्रांजैक्शंस में तो रियल ओनर और ऑस्टेंसिबल ओनर दोनों सेम हो गए। इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज द सेक्शन 5 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जो कहता है कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है दैट इज डन बाय एन एक्ट ऑफ द पार्टी कन्वेइंग द प्रॉपर्टी फ्रॉम वन लिविंग पर्सन टू अनदर लिविंग पर्सन, another one or more living persons including himself or the other living persons। तो जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो लिविंग पर्सन्स के बीच में है, इट इज अ प्रॉपर ट्रांसफर। तो सेक्शन 5 की सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है। और जो पर्सन है सेक्शन 5 के मुताबिक हु इज कन्वेइंग द प्रॉपर्टी हैज द अथॉरिटी टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, ये भी एक कंडीशन है। लेकिन सेक्शन 41 के अंदर क्या है, द पर्सन हैज नो अथॉरिटी टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी बिकॉज द प्रॉपर्टी तो रियल ओनर की है, ट्रांसफर ऑस्टेंसिबल ओनर कर रहा है ट्रांसफर। तो सेक्शन 41 क्या कहता है उसको हम देखते हैं। Section 41 it is based on the principle of the doctrine of estoppel by holding out। So when a real owner holds out the other person as the owner of the property in the public and any third person believes on it and buys the property, then the real owner cannot deny the fact that the ostensible owner is not authorized to transfer। तो इसीलिए इसे डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट बाय एस्टॉपल कहते हैं। लेकिन जो एस्टॉपल का कॉन्सेप्ट है सेक्शन 115 इंडियन एविडेंस एक्ट में दे रखा है, उसके अंदर ये कहा है कि जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज गिवन बाय अ पर्सन एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिप्रेजेंटेशन द अदर पर्सन एक्टेड डेट्रीमेंट टू इट्स इंटरेस्ट। तो जो पार्टीज ने रिप्रेजेंटेशन की है वो अपनी रिप्रेजेंटेशन से पीछे नहीं हट सकता। अब यहाँ पर 115 में और इसमें 41 में एक डिफरेंस ये आ गया कि जो रियल ओनर है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है कि आप आओ और ऑस्टेंसिबल ओनर से प्रॉपर्टी खरीदो, उसने तो बस अपने टाइटल को छुपा के रखा हुआ है। तो जो ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर क्या है, इसका जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है सेक्शन 41 का, ये क्या कहता है, ये कहता है विद द कंसेंट वेदर इम्प्लाइड और एक्सप्रेस्ड द पर्सन्स हैविंग द इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी वन इज द ऑस्टेंसिबल ओनर। यानी कि जो पर्सन ऑस्टेंसिबल ओनर बना है वो कंसेंट से बना है रियल ओनर की इम्प्लाइडली या एक्सप्रेसली, कोई फ्रॉड प्ले करके नहीं बना है। वो रियल ओनर ने कंसेंट दिया, ऑस्टेंसिबल ओनर की कंसेंट है और वो ऑस्टेंसिबल ओनर बना है। और जो ऑस्टेंसिबल ओनर है ही ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी टू द ट्रांसफरी फॉर द कंसिडरेशन। तो नॉन ग्रेटिट्यूअस ट्रांसफर है, यानी कि जो ट्रांसफर फॉर द कंसिडरेशन है वहीं पर ही ये जो सेक्शन है अप्लाई होगा, गिफ्ट्स वगैरह पर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता है। तो उसने ट्रांसफरी को ट्रांसफर कर दी प्रॉपर्टी, अभी ट्रांसफर हो गया सेक्शन 5 के मुताबिक पूरा का पूरा कंप्लीट। अब प्रॉब्लम क्या आती है, जो रियल ओनर वो प्रॉपर्टी को वापस लेना चाहता है अपने,
क्या वो प्रॉपर्टी को वापस ले सकता है? तो ट्रांसफरी को क्या प्रोटेक्शन यहाँ पर अवेलेबल है? ट्रांसफरी को ये चीज साबित करनी पड़ेगी दैट ही एक्सरसाइज द रीजनेबल केयर to ascertain whether the person has authorized to transfer the property and he acts in the good faith. यानी कि अगर वो ये साबित कर देता है कि उसने रीजनेबल केयर रखी थी और ये जानने की कोशिश करी थी कि जो पर्सन है ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी को, ही इज ऑथराइज्ड टू ट्रांसफर दी प्रॉपर्टी, नंबर वन, एंड ही एक्ट्स इन द गुड फेथ. अगर इन दोनों चीजों की अब्सेंस है, मीन्स वो गुड फेथ में एक्ट नहीं कर रहा है. मतलब देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि जो ट्रांसफरी है और जो ऑस्टेंसिबल ओनर है वो कॉल्यूड कर जाए आपस में रियल ओनर को नुकसान पहुंचाने के लिए और प्रॉपर्टी को सेल कर दें. तो उसका गुड फेथ होना जरूरी है और रीजनेबल केयर होना जरूरी है. दोनों चीजें होनी जरूरी है. तो ये जो प्रोटेक्शन है सेक्शन 41 किसके बीच में अप्लाई होता है? ये ऑस्टेंसिबल ओनर से इसका कोई लेना देना नहीं है. दिस अप्लाइज बिटवीन द रियल ओनर and the transfer. It applies between the real owner and the transferee, and the real owner is stopped from alleging the different fact. And what is the different fact? That the ostensible owner is not authorized to transfer the property when he holds out him that he is the real owner of the property. अब यहाँ पर एक केस है जो बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, दैट इज द जया दयाल पोदार वर्सेस बीबी हजारा का केस. इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि आप कैसे सर्टेन करेंगे दैट इज अ ऑस्टेंसिबल ओनर और नॉट. तो सबसे पहले तो सोर्सेज ऑफ द कंसिडरेशन, सोर्स ऑफ द कंसिडरेशन आपको चेक करना पड़ेगा कि सोर्स ऑफ द कंसिडरेशन क्या है प्रॉपर्टी का. जो प्रॉपर्टी खरीदी है वो ऑस्टेंसिबल ओनर ने कैसे खरीदी है, पैसा किसने दिया है उसका. तो सोर्स, नेचर ऑफ द पोजीशन, जो प्रॉपर्टी खरीदी है वो किसके पोजीशन में है, ऑस्टेंसिबल ओनर के पोजीशन में या रियल ओनर के पोजीशन में. रिलेशनशिप बिटवीन द रियल ओनर एंड द ऑस्टेंसिबल ओनर, क्या वो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं या स्ट्रेंजर्स हैं, व्हाट इज द रिलेशनशिप. कंडक्ट ऑफ द ऑस्टेंसिबल ओनर एंड द रियल ओनर आफ्टर द सेल, मींस जो प्रॉपर्टी है उसका रखरखाव कौन कर रहा है, मैनेजमेंट कौन कर रहा है. कस्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी पेपर्स, जो टाइटल डीड्स है उसकी कस्टडी किसके पास है, रियल ओनर के पास है या ऑस्टेंसिबल ओनर के पास है. तो हमने सोर्स देख लिया, नेचर देख लिया, रिलेशनशिप देख ली, कंडक्ट देख लिया, कस्टडी देख लिया. उसके बाद मोटिव, सिक्स इज द मोटिव. Motive is also important, that why the real owner has purchased the property in the name of the ostensible owner. The motive हमने देखा, बेनामी में मोटिव दे रखा था फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन. तो ये 6 चीजें देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज ऑस्टेंसिबल ओनर और द रियल ओनर. उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा कॉन्सेप्ट, वो आता है डॉक्ट्रिन ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपल. डॉक्ट्रिन ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपल, यहाँ भी स्टॉपल है. तो ये जो स्टॉपल है वो था डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल बाय होल्डिंग आउट. ये स्टॉपल है स्टॉपल बाय डीड. दिस इज स्टॉपल बाय डीड. मतलब क्या है कहने का कि व्हेन अ पर्सन promised more than his capacity, when a person promises more than his capability, he has to perform the promise when he acquires that capability. This is the estoppel by deed. Feeding the grant by the estoppel. अगर हम इस नाम को जस्टिफाई करें, फीडिंग द ग्रांट बाय estoppel, इसको ऐसा किया जाता है, जो ग्रांटर है जो इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना चाहता है, द ग्रांटर purports to transfer the interest in the property. When he purports to transfer the interest in the property, when the grantor purports to grant the interest in the property when he does not possess that interest, but later on when he acquires that interest, the property goes to the grantee and thereby he feeds the estoppel.
तो दिस इज द फीडिंग ऑफ ग्रांट बाय द स्टॉपर। जो सेक्शन 43 है ये क्या कह रहा है, व्हेन देयर इज अ एरोनियस और फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशन that the transferor has the authority to transfer the property to the transferee। अभी स्टॉपल है तो स्टॉपल की कंडीशंस भी लगेंगी। उसने एरोनियस रिप्रेजेंटेशन कर दिया, फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशन कर दिया। अब ट्रांसफरी की क्या ड्यूटी है, टू obtain the benefit of this rule of evidence, whether he has believed on that representation and acted on that belief, he entered into the transaction। वो उस बिलीफ के ऊपर ट्रांजैक्शन में एंटर हुआ है। देन लेटर ऑन द ट्रांसफरी हैज द ऑप्शन, उसके पास ऑप्शन है, ड्यूरिंग द सबसिस्टेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द ट्रांसफरर एक्वायर्स द बेनिफिट ही कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर एक प्रोवाइजो दिया गया है जिसमें जो बोनाफाइड ट्रांसफरी है, मान लीजिए ट्रांसफरर है, उसने राइट एक्वायर कर लिया और इतनी देर में जब तक जो ट्रांसफरी है वो अपने इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर पाता, उसने सीक्रेटली सेल कर दिया बोनाफाइड ट्रांसफरी को। एंड द बोनाफाइड ट्रांसफरी एक्ट्स इन गुड फेथ एंड फॉर कंसिडरेशन, तो उसका राइट इंपेयर नहीं होगा। ठीक है, तो इस ऑप्शन को जल्दी से जल्दी एक्सरसाइज करना है। अपने बोनाफाइड ट्रांसफरी को क्या चीज साबित करनी है, दैट ही एक्टेड, he does not have the knowledge of the existence of that option and he buys the property in good faith। तो ये दो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो यह द डॉक्ट्रिन ऑफ फीडिंग, द डॉक्ट्रिन ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपर। उसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो आ जाता है फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर का। fraudulent transfer is given under section 52। so fraudulent, when a person fraudulently transfers the property to the transferee to defeat or delay the creditors, तो ये fraudulent transfer है। fraudulent का मतलब है with the intent to defraud। तो अगर ट्रांसफरर फ्रॉडुलेंटली ट्रांसफर कर देता है प्रॉपर्टी को और उसका जो पर्पस है, जो इंटेंट है, वो क्रेडिटर्स को डिफीट करना है, क्रेडिटर्स अपना पैसा ना ले पाए या उनकी पेमेंट को डिले करना है, तो वो फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर माना जाएगा। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर है, कैसे पता चले? जो ट्रांसफर किया गया वो सीक्रेटली किया गया है, या जो ट्रांसफरर है उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है कि क्रेडिटर्स ले ही ना पाए, उसके पास कुछ बचा ही नहीं, या फिर जो ट्रांसफरर है he takes the property out of the reach of the creditors who might be created in the future। तो ये तीसरी कंडीशन हो गई कि उसने ट्रांसफर जो प्रॉपर्टी है उसको क्रेडिटर्स की रीच से बाहर पहुंचा दिया। तो ये जो कंडीशंस हैं, एग्जांपल्स हो सकते हैं, या फिर उसने जो ट्रांसफर करी है प्रॉपर्टी दैट इज फॉर इनएडुकेट कंसिडरेशन। तो ऐसी कुछ सर्कमस्टांसेस से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी गई हो, फ्रॉडुलेंटली ट्रांसफर करी गई है। तो फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर का क्या मतलब हुआ, व्हेन ट्रांसफरर ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी फ्रॉडुलेंटली विद इंटेंट टू डिफीट और डिले हिज क्रेडिटर्स। अब यहाँ पर भी प्रोटेक्शन मिली हुई है बोनाफाइड ट्रांसफरी को, जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है उसको प्रोटेक्शन मिली है दैट ही एक्ट्स इन गुड फेथ एंड इज buys the property for a consideration। अब ये कैसे आइडेंटिफाई होगा, उसको प्रूव करना पड़ेगा। कैसे प्रूव करेगा? उसको प्रूव करना पड़ेगा दैट ही हैज एक्टेड इन गुड फेथ, ही हैज पेड द फेयर कंसिडरेशन, उसने जो कंसिडरेशन दिया है दैट इज अ फेयर, और उसने गुड फेथ में प्रॉपर्टी खरीदी है। क्योंकि अगर गुड फेथ अब्सेंस है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्रांसफरर है और जो बोनाफाइड ट्रांसफरी है
उनके बीच में कॉलिजन हो गया टू डिफीट द क्रेडिटर्स, यानी कि जो बोनाफाइड ट्रांसफरी है उसको गुड फेथ साबित करना पड़ेगा और उसको ये बताना पड़ेगा कि उसने कोई भी असिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करी है ट्रांसफरर को टू डिफीट और डिले द क्रेडिटर्स। और दूसरा क्या है, जो फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर का जो प्रोविजन है सेक्शन 52 के अंदर दिया हुआ, इट नथिंग इन दिस सेक्शन इम्पैक्ट द प्रोविजंस ऑफ द इंसॉल्वेंसी लॉस। तो इंसॉल्वेंसी लॉस के प्रोविजंस को भी इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। मतलब क्या आता है निकल के यहाँ पर कि अगर कोई ट्रांसफरर प्रॉपर्टी सेल कर देता है टू सेटिस्फाई द डेट ऑफ अ वन क्रेडिटर इन प्रेफरेंस ऑफ द अदर क्रेडिटर, तो इसको हम फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर भी मानेंगे, प्रोवाइडेड ही रिटेन्स नो बेनिफिट फॉर हिमसेल्फ। तो यहाँ पर जो इंसॉल्वेंसी लॉस के अंदर सिस्टम होता है कि सारे के सारे क्रेडिटर्स को कुछ ना कुछ पैसे मिलने चाहिए, उनका प्रोपोर्शनेट बेसिस उसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दैट इज नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ सेक्शन 52। उसके बाद सेक्शन 52 का जो नेक्स्ट सब सेक्शन है वो बता रहा है कि व्हेन अ ट्रांसफर इज मेड विदाउट कंसिडरेशन with a view to defeat the right of the subsequent transfer, the transaction will be a fraudulent transfer। मतलब कि इसमें दो ट्रांसफर हैं सेक्शन 52 के सबसेक्शन 2 के अंदर। एक है प्रायर ट्रांसफर। प्रायर ट्रांसफर जो है वो एक ग्रेट्यूटस ट्रांसफर है, नॉट फॉर कंसिडरेशन ट्रांसफर किया गया है, और उसके बाद उसी प्रॉपर्टी को किसी दूसरे पर्सन को फॉर कंसिडरेशन जो है ट्रांसफर कर दिया गया है। तो इस केस में जो सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी है उसके ऑप्शन पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल हो जाएगा। सबसेक्शन 1 में क्रेडिटर्स के ऑप्शन पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल हो रहा था, इसमें सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी के ऑप्शन पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। ये प्रोविजन यहाँ पर क्रिएट करने का रीजन ये था, जो सेक्शन 848 है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी का, वो लग जाता है कि अगर मान लीजिए ट्रांसफरर ने ग्रेट्यूटर्स ट्रांसफर किया किसी पर्सन को पहले और उसके बाद सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी को ट्रांसफर कर दिया, तो जो पहला वाला ट्रांसफर है वो प्रीवेल करेगा एज पर सेक्शन 48 डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी। तो जो सब्सिक्वेंट ट्रांसफर है वो तो फंस गया ना, उसका तो नुकसान हो गया। तो उस चीज को रोकने के लिए, लेकिन साथ ही इसमें ये भी लिखा हुआ है कि पहले ग्रेट्यूटस ट्रांसफर था, उसके बाद ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन किया गया है, तो ऐसी हर ट्रांजेक्शन को हम ऐसे नहीं मान लेंगे कि ये फ्रॉडुलेंटली करी गई है। तो ट्रांजेक्शन फ्रॉडुलेंट है या नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। तो समराइज करते हुए इसको हम कह सकते हैं कि व्हेन अ ट्रांसफरर फ्रॉडुलेंटली ट्रांसफर्स द प्रॉपर्टी विद अ व्यू टू या विद अ इंटेंट टू डिफीट और डिले द क्रेडिटर्स, देन सच ट्रांसफर इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द क्रेडिटर्स, and nothing in this section shall be applied on the person acting in the good faith and who is a transferee for the consideration, and nothing in this section shall be applied on the insolvency laws। अब यहाँ पर क्रेडिटर्स का क्या मतलब होता है? क्रेडिटर्स का मतलब होता है क्रेडिटर्स इंक्लूड्स द डिक्री होल्डर एज वेल, और क्रेडिटर्स यहाँ पर वो हैं जिनको कोई स्पेसिफाइड सम लेना है, लिक्विडेटेड सम लेना है। इसमें कोई भी ऐसा क्रेडिटर नहीं है जिसे अनलिक्विडेटेड सम लेना है। इसमें प्रेजेंट क्रेडिटर्स भी आ सकते हैं, फ्यूचर क्रेडिटर्स भी आ सकते हैं, एंड द क्रेडिटर कैन सूट फॉर हिज बेनिफिट आल्सो फॉर द डिक्लेरेशन of the rightness of the contract, or he may sue on behalf of the other creditors also। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना जरूरी है। और जो 52 का जो सेकंड सबसेक्शन है, दैट इज सेइंग व्हेन देयर इज अ ट्रांसफर नॉट फॉर कंसिडरेशन and there is with a view to defeat the right of the other subsequent transferee, however that the prior transfer was a gratuitous transfer and the subsequent transfer for the consideration, then the prior transfer will not be considered always a fraudulent transfer। this is the section 52। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर, दैट इज द सेक्शन 53। 53 बात करता है लिस्ट पेंडेंस के बारे में। लिस्ट पेंडेंस, दिस is based on the principle that nothing new should be introduced during the pendency of the suit। Section 53 list pendants a doctrine of equity के ऊपर बेस्ड है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विटी के ऊपर बेस्ड है, और ये बताता है
कि when any suit or a proceeding is pending in a court having the authority within the limits of India except Jammu and Kashmir and beyond the limits of India established with the authority of the central government, यानी कि जो सूट है वो पेंडिंग है इंडियन कोर्ट्स के अंदर। अभी सूट पेंडिंग कब माना जाएगा? तो सूट पेंडिंग माना जाता है, अ सूट इज पेंडिंग व्हेन द सूट इज इंस्टीट्यूटेड। कब इंस्टीट्यूट होता है सूट? विद द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट इंस्टीट्यूट हो जाता है सूट, एंड द सूट कंटिन्यूड टिल द फाइनल ऑर्डर और द फाइनल डिक्री ऑफ द सूट, एंड the fruits of the suit is obtained by the execution proceeding. Now, until the execution of the decree is done, or the execution becomes unobtainable due to any law of the limitation for the time in force. तो सूट कब इंस्टीट्यूट हुआ? विद द इंस्टीट्यूशन, सूट कब इंस्टीट्यूट हुआ? विद द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट, और कब एंड हुआ? विद द फाइनल ऑर्डर और विद द फाइनल एग्जीक्यूशन, और व्हेन द लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर्स फॉर द सेम। अब जो इंस्टीट्यूशन ऑफ प्लेंट है या जो एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन है कहाँ पर फाइल होनी चाहिए? दैट शुड बी फाइल्ड इन द कोर्ट ऑफ द कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि अगर नॉन ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट किया गया है तो पेंडिंग नहीं माना जाएगा। तो सूट इज पेंडिंग, तो इट प्रोहिबिट्स द पार्टीज टू द सूट्स to transfer the property or otherwise dealt with the property. तो वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी थर्ड पार्टी को, एक्सेप्ट विद द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट। तो आप पार्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते प्रॉपर्टी को, आप उसके साथ किसी भी तरीके से अदर मैनर में डील नहीं कर सकते। जैसे आप कोई प्लॉट ऑफ लैंड है जो कि डिस्प्यूटेड है, कोर्ट में केस चल रहा है, उसको लेकर के आपने उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर दी, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये प्रोहिबिट कर रहा है पार्टीज को कि आपको प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं करना है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द कोर्ट, बट इट इज नॉट डिक्लेयरिंग द ट्रांजैक्शन वॉइड। द ट्रांजैक्शन इज वैलिड, but it is subject to the outcome of the case. Let's say the plaintiff has transferred the property to a third person when the suit is pending and the suit is decreed. The transferee will become the owner of the property. It is a valid transfer. And if the defendant has transferred the property to the transferee and the suit is dismissed, then his title will be valid. So this is the principle of the lis patens. Now we come to the concept of section 53A, that is the doctrine of the part performance. Doctrine of part performance, it is the relief of equity which is developed by the equity courts of the England in the court of Madison versus Alderson. इस केस के अंदर क्या कहा गया था कि that when there is a contract of the transfer of the property and in pursuance of the contract the party has taken the possession of the property and performed his part of the contract, then on the basis that the registration has not been done, the title has not been passed, the other person cannot be evicted from the possession. So this is the relief of the equity in the English doctrine, which has been incorporated in 1929 in the Transfer of Property Act as a section 53A. Section 53A provides for that when there is a transfer of the property in writing and signed by the transferor or on his behalf, and that document contained all the terms constituting the transfer with reasonable certainty. यानी कि जो ट्रांसफर इफेक्ट हुआ है वो राइटिंग में है, वो साइंड है, और इसके अंदर जो टर्म्स है उनसे रीजनेबली सर्टेनिटी के साथ ये डिटरमाइन किया जा सकता है कि ट्रांसफर हुआ। एंड इन परसुएंस ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट द ट्रांसफरी हैज ऑब्टेन्ड
the possession of the property, or if he is already in the possession, he continued the possession in pursuance of that contract or and performs such other act in furtherance of that contract. मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट के परसुएंस में उसने पोजीशन ले लिया ट्रांसफरी ने, या अगर वो ऑलरेडी पोजीशन में है तो उसने पोजीशन को कंटिन्यू रखा इन परसुएंस ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट, और उसने कोई फर्दर एक्ट भी परफॉर्म किया है इन परसुएंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो ये पार्ट परफॉर्मेंस हो जाती है। चाहे प्रोवाइडेड दैट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर, जो भी हमने बनाया है राइटिंग, दैट द इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफर इज नॉट कंप्लीटेड as per the law existing for the time in force. The transferor cannot compel the transferee to be dispossessed. उसको डिस्पोजेस नहीं कर सकता पोजीशन के लिए। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सेक्शन 2001 में कुछ अमेंडमेंट्स आई इन द रजिस्ट्रेशन लॉस एंड द रिलेटेड लॉस। पहले जो डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस का जो रिलीफ था ये अवेलेबल था अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, लेकिन 2001 में अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स का रिलीफ हटा दिया गया। कैसे हटा दिया गया? रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का जो सेक्शन 49 है उसमें लिखा हुआ था कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है दैट इज नेसेसरी, दैट इज कंपल्सरी टू बी रजिस्टर्ड बट इट्स नॉट बीन रजिस्टर्ड, यानी कि जो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी एविडेंस में ले लिया जाएगा तीन चीजों को लेकर, फॉर द कोलेटरल पर्पसेस ऑफ द ट्रांजैक्शंस, फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉर द पर्पस ऑफ द पार्ट परफॉर्मेंस गिवन इन सेक्शन 53A। तो ये जो फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ फॉर द पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट था, इसको डिलीट कर दिया गया यहाँ से। तो अब अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को हम एविडेंस में नहीं ले सकते। साथ ही सेक्शन 17(1)A डाला गया रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर, जिसके अंदर ये लिखा गया कि जो भी ट्रांसफर टेक प्लेस हो रहा है वो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द ट्रांसफर है उसको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, तभी वो यूज हो सकेगा फॉर द पर्पस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस दैट इज गिवन इन सेक्शन 53A। और इसके साथ ही जो प्रोवाइजो जुड़ा हुआ है सेक्शन 53A में, उसमें वर्ड लिखा हुआ था प्रोवाइडेड दैट दैट डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, उसको भी डिलीट कर दिया गया। तो ये जो अमेंडमेंट्स है अगर हम इनको पढ़ें तो हम ये पाएंगे कि जो 2001 से पहले डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस का जो बेनिफिट था जो कि ट्रांसफरी को मिल रहा था वो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर भी मिल रहा था, जो कि अब नहीं मिल रहा है। मतलब उसे डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर कराना जरूरी है। इस चीज को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से व्हेन वी कम टू द सेल, then there is a agreement to sale and one is the contract of sale. Contract of sale is compulsively required to be registered and agreement to sale is not compulsively required to be registered. तो मान लीजिए कोई एक ट्रांसफर इफेक्ट हुआ by entering into a contract of sale जिसको रजिस्टर नहीं कराया गया, जो कि कंपलसरी है रजिस्टर कराना, और इन द पार्ट परफॉर्मेंस द अदर पार्टी हैज टेकन द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी और उसने पेमेंट भी कर दी है, तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस को बेनिफिट को क्लेम नहीं कर पाएगी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रांसफर वाज नॉट रजिस्टर्ड और इसको एविडेंस में नहीं दिया जा सकता एज पर सेक्शन 49 एंड 17(1)A ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट। और अगर यही एग्रीमेंट टू सेल है जो कि मैंडेटरी नहीं है रजिस्टर कराना, उसके बिहाफ पर सामने वाली पार्टी ने पोजीशन लिया है और पेमेंट कर दी है, तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस का बेनिफिट ले सकती है। क्यों? क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर है यहाँ पर वो एग्रीमेंट टू सेल है और वो कंपलसरी नहीं है रजिस्टर कराना। तो ये था हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। और डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस में
अगर मान लीजिए इसी बीच में ट्रांसफरर ने वो प्रॉपर्टी किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर दी एंड द थर्ड पर्सन एक्टेड इन गुड फेथ एंड ही does not have the notice of the previous transaction nor he has the notice of the right of the part performance to the previous transferee, तो उसका राइट इम्पेयर नहीं होगा। तो हमने इस पांचों कॉन्सेप्ट कर लिया है। आई थिंक ऑस्टेंसिबल ट्रांसफर भी हो गया है, फिर इन द ग्रांट ऑफ एस्टॉपल भी हो गया है, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर भी हो गया है, लिस्पेंडेंस भी हो गया है और डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस भी हो गया है। आई होप सो आप लोगों को समझ में आएगा और कल हम आएंगे नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।